अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सारे ठीक होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं हम स्टार्ट अपना नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस के आगे वाले पोर्शन की। ठीक है, तो आज लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो हमने कुछ फैक्टर्स भी पढ़ाए थे वहाँ पे। तो आज का जो टॉपिक आपका रहेगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से, दैट इज आप solubility that is solubility of, कल सॉलिड्स का पढ़ा था, आज पढ़ेंगे solubility of gases, solubility of gases in liquids। ठीक है जी, पहले हेडिंग डाल दो कि आज हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, दिस इज solubility of gases in liquids। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे solubility of gas in liquids में फ़र्क पड़ती है। ठीक है जी, तो पहले हम फैक्टर्स की बात करेंगे, बिकॉज वी नो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। आपको पता है, इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। इट इज़ ऑल अबाउट नोन। अब हम देखेंगे पहले कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे आपकी सॉल्युबिलिटी फैक्टर डिपेंड करते हैं। शाबाश, अब मुझे बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम सॉलिड के फैक्टर्स पढ़े थे। ठीक है, तो पहला फैक्टर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट फैक्टर कौन सा होगा? वेरी गुड, पहला फैक्टर आप बोल रहे हो नेचर ऑफ सल्यूट। पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो इस चीज़ में हम क्या समझेंगे? पहला फैक्टर वो होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कैसे इफेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम क्या समझेंगे। तो आपको पता है कि आप बहुत सारे गैसेस देखते हो, लाइक एग्जांपल कौन सा गैस, लाइक नाइट्रोजन गैस आप देखते हो, लाइक हाइड्रोजन गैस देखते हो, लाइक हीलियम देखते हो, इवन ऑक्सीजन देखते हो। ठीक है, और ये वो गैसेस है जो पानी के अंदर लेस डिजोल्व होते हैं। दे डिजोल्व लेस। मैं सारा मैकेनिज्म समझा देता हूँ, पहले समझ लो। ये वो गैसेस होते हैं विच लेस डिजोल्व इन वाटर। तो पानी के अंदर ये क्या होते हैं? लेस डिजोल्व। तो पानी यहाँ से आप मान लीजिए सॉल्वेंट है और ये इसके अंदर सल्यूट रहेंगे। ठीक है, शाबाश। एज कम्पेयर टू दिस, अगर मैं कोई और गैस आपके सामने ले लूँ, यहाँ पे अमोनियम है, दिस है द एक गैस, आप अमोनिया ले लो। ठीक है, अमोनिया गैस ले लो, या आप SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये वो गैसेस है जो गैसेस आपको क्या होते हैं, ये लेस सॉल्युबल, ये आप मान लीजिए दीज आर हाईली सॉल्युबल। तो ये आपके अच्छे से सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, सॉल्युबल। अब क्वेश्चन इज कि व्हाई दीज आर हाईली सॉल्युबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्यों और वो क्यों नहीं। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं। इसका ये चीज़ है कि जो ये वाले गैस होते हैं, ये वाले गैस, जब आप इसको किसके अंदर डिजोल्व करोगे, वेरी गुड, जब आप इसको पानी के अंदर डिजोल्व करोगे, तो ये गैसेस पानी के साथ केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो दीज ऑगर्स, ये क्या करके दिखा देते हैं? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये बात याद रखना है। जो गैसेस, ये वाले गैस केमिकल रिएक्शंस, और ये उतनी रिएक्शन तो दिखाते नहीं है, और ये वाली रिएक्शन सर कैसे? फॉर एग्जांपल वाई एम टेकिंग NH3 गैस, अगर मैं अमोनिया गैस को पानी के अंदर डिजोल्व करूँ, किसके अंदर डिजोल्व करना है? पानी के अंदर। तो मुझे ये क्या बना के देगा? एज यू ऑल नो, ये बना के देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना के देगा। अब बताओ यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला ना आपको, ये पानी के साथ क्या हो गया? शाबाश, ये इसने रिएक्शन की पानी के साथ, तो दैट्स वाई ये हाईली सॉल्युबल होता है। सिमिलर इन दिस केस, अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने मैंने रखी थी SO2 की। ठीक है, अगर आप SO2 को पानी के अंदर ऐड करोगे, ठीक है, गैस को, तो ये क्या बना के देगा? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक तब बनेगा जब यहाँ पे SO3 लगाओगे, लेकिन यहाँ पे SO2 वाटर, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है ना, तो इसका मतलब लाइक आप N2 प्लस वाटर ऐड करोगे, इनके साथ वाटर की रिएक्शन, इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इन नटशल में ये वो गैसेस है जो लेस सॉल्युबल है, बिकॉज दे डू नॉट शो रिएक्शन विद द वाटर। एंड ये वो गैसेस थे जो वाटर के साथ हाईली सॉल्युबल थे, बिकॉज दे शोज रिएक्शंस विद द वाटर। तो इन नटशल हम क्या समझेंगे बताओ? नो, मैं ऐसे सेंटेंस लिख सकता हूँ, शाबाश, द मोस्ट सॉल्युबल गैसेस, ऐसे लिख सकता हूँ, द मोस्ट सॉल्युबल या हाईली सॉल्युबल, द मोस्ट सॉल्युबल गैसेस आर दोज, ठीक है ना, विच आर, या विच केमिकली, ऐसे बोल सकते हैं, विच केमिकली रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करते हैं?
रिएक्ट विथ लिक्विड, एनी लिक्विड भी लिख सकते हो, लिक्विड के अंदर आपका वाटर भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हम नटशल में याद करेंगे कि वो मोस्ट सॉल्युबल गैस होते हैं जो क्या होते हैं, विच केमिकली रिएक्ट विद द लिक्विड, ठीक है। आई होप कि आपको ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्व, उतना बड़ा तो है नहीं मसला, ये आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा सर, आपने पढ़ा है पहले फैक्टर्स पढ़ा रहे हो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। पहला हमने पढ़ा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कुछ गैस वो होते हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व ही नहीं होते और कुछ वो होते हैं जो डिजोल्व होते हैं, हाईली सॉल्युबल, ठीक। तो हमने मैकेनिज्म समझा क्यों ये सॉल्युबल होते क्यों नहीं वो होते, बिकॉज ये वाले कुछ गैसेस जो गैसेस रिएक्शन दिखाएंगे पानी के साथ वो रिएक्टिव होते हैं, और जो गैसेस रिएक्शन नहीं दिखाएंगे वो उतने रिएक्टिव नहीं होते, मीन्स उतने सॉल्युबल नहीं होते। तो इन नटशल हमने इस लाइन को याद करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लाइन क्या है, द मोस्ट सॉल्युबल गैस आर दोज विच केमिकली रिएक्ट विद लिक्विड। आई होप ये तो बहुत छोटा सा था, इसमें और एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, शाबाश। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम जाएं, और कौन सा फैक्टर हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड, बताओ। हाँ, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था टेम्परेचर का, वहाँ पे हमें 3 चीज़ें मिली थी, ठीक है ना, शाबाश। तो अब व्हाट इज़ हियर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब की बार सॉलिड नहीं, अब की बार गैस है, ठीक है। तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट लिखूंगा पहले, जब आप टेम्परेचर को, मैं बोलूँगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, किन के अंदर बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला यहाँ पे मैंने एक सॉल्वेंट लिया और इसके अंदर मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ गैस, ये यहाँ पे वाटर है, ठीक है जी, मैंने गैस को ऐड किया इसके अंदर। अब मैं नीचे से इसका क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे से इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। तो क्या होगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी होगी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ऑलरेडी ये गैस इसके अंदर सॉल्युबल हुआ होगा, है कि नहीं। अब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, शाबाश, विच इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। अब ज़रा बताओ ऐसा क्यों होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैसेस में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इसका मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब ये इसके अंदर जो गैस डिजोल्व हुआ था वो अब एस्केप करेगा जब आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मैंने यहाँ पे गैस लिया था एज अ सल्यूट मान लो, और मैंने इसको डिजोल्व किया था सॉल्वेंट के अंदर, यस सर, आपने सॉल्वेंट के अंदर इसको, उसके बाद इसने सोल्यूशन बना के रखा था, है कि नहीं। बट मैंने जनरल स्टेटमेंट समझाया, विच इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज। रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि जो इनके अंदर डिजोल्यूशन, बिकॉज वी नो, लास्ट लेक्चर आप देखो उसी में समझ में आए, जो डिजोल्यूशन प्रोसेस होगी इसके अंदर, डिजोल्यूशन प्रोसेस वो क्या होगी, वो होगी एक्सोथर्मिक। व्हाट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू बताओ, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ठीक है, इसका मतलब डेल्टा एच इज लेस देन, इस तरह से ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर डिजोल्यूशन प्रोसेस, इसका मतलब जब आप गैस को किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर लगा रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, तो ये क्या बना के देगा, सोल्यूशन बना रहा है सर, और सोल्यूशन के साथ साथ यहाँ से एक्सोथर्मिक है तो हीट बाहर निकल रही है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप फिर से हीट दे रहे हो, मीन्स अब आप फिर से टेम्परेचर दे रहे हो। जब आप टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करोगे ना, तो इट विल एक्ट लाइक लीचर लेयर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा, लीचर लेयर्स प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज लीचर लेयर प्रिंसिपल इन केस ऑफ द, मैंने लास्ट लेक्चर में सारा समझाया, वो पढ़ लेना, ठीक है। जब आप लीचर लेयर यहाँ पे एक्ट करेगा, जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ से हो रही है, ठीक है ना, हीट रिलीज होगा, तो फिर से टेम्परेचर करोगे उतनी हीट ज़्यादा भागेगी, बाहर निकलेगी। इसका मतलब उस केस में आपका लीचर लेयर पीछे की तरफ भागेगा, क्योंकि मैंने कल भी चैप्टर में आपके लेक्चर में समझाया है कि जब आप यहाँ से एंडोथर्मिक होगा एब्जॉर्ब, तब लीचर लेयर आगे की तरफ बढ़ेगा, और एक्सोथर्मिक के केस में लीचर लेयर कहाँ की तरफ भागेगा, पीछे की तरफ। अब बताओ अगर पीछे की तरफ भागेगा, गैस एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स फिर से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज, शायद डिक्रीज होती है, ठीक है। हमेशा याद करो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस बिकॉज देयर डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो हमने दो फैक्टर्स डिस्कस किए आज तक, एक नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब अगर आपको गैस सॉल्युबल रखना है, इसका मतलब टेम्परेचर हमें इंक्रीज नहीं रखना है, डिक्रीज कम रखना है, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो तो नुकसान ही है, वो तो डिजोल्व नहीं होगी गैस, ठीक है। आई होप ये दो फैक्टर्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है जी। इसको जल्दी से लिखें और आगे हम चलते कुछ और फैक्टर डिस्कस करेंगे। शाबाश, राइट डाउन। नाउ और क्या फैक्टर हो सकता है, नंबर 3, दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉलिड्स पे प्रेशर का उतना इफेक्ट नहीं होता है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा है एज यूजुअल, इसलिए क्योंकि आप बोल सकते हो जब हम सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे दीज आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, ठीक है ना, वो कंप्रेस ही नहीं होते। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पहले समझो जनरल स्टेटमेंट। अगर आप विथ इंक्रीज इन, अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, विथ इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, विथ इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी जो होगी, solubility of gas increases। देखो इंक्रीज डायरेक्ट रिलेशन है, जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतनी solubility ऑफ गैस इंक्रीज होती है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक सेटअप करते हैं और अच्छे से समझेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस चीज़ को आप अच्छे से समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ना पहले स्टेटमेंट जनरल याद रखो, ठीक है ना। टेम्परेचर का इफेक्ट याद आया, अगर आप इंक्रीज टेम्परेचर करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, बट अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या है, साथ साथ इंक्रीज। नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज ये आपके दो बीकर्स रह गए, नाउ ये आपके दो कंटेनर्स मान लीजिए, ठीक है जी, शाबाश। अब इसके अंदर हमने फिल क्या किया है, हमने इसके अंदर फिल किया है, फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर आप मानिए सॉल्वेंट है, ठीक है जी, मेरी बात ध्यान से समझ लो। और उसके बाद सॉल्वेंट के ऊपर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ये गैस है, ठीक है। उसके बाद सेम इन केस यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे मैं सॉल्वेंट बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ गैस पार्टिकल्स। चलो क्रॉस बनाऊंगा मैं गैस पार्टिकल्स। अब मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने वेट रखा है W1, यहाँ पे मैं वेट रखूँगा W1 प्लस W2। अब मुझे कोई बताएगा इन सेटअप में क्या हो रहा है। पहले में क्या है, पहले में हमें गैस करेंगे किस में, डिजोल्व किसी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो हमने ऊपर प्रेशर लगाया, प्रेशर मानो या वेट मानो हमने लगाया, ठीक है। बट कितना वेट लगाया इसमें, मान लीजिए W1 वेट, बट इसके केस में आपने इससे ज़्यादा वेट लगाया W1 W2। अब बताओ इसका मतलब आप किस में प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो, शाबाश। ये बात बताओ, इसमें आप प्रेशर कम है तो इसमें प्रेशर क्या है, ऊपर से ज़्यादा है प्रेशर, है कि नहीं, ज़्यादा प्रेशर। तो अब आप ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करोगे, जो पार्टिकल्स होंगे ना, इसमें देखो सर बहुत एरिया था, है कि नहीं, इसमें देखो ये बहुत एरिया कम हो गए। इसका मतलब ये जो गैस पार्टिकल्स है ना, अब ये किस सरफेस से आ जाएंगे, अब ये लिक्विड के सरफेस में आ जाएंगे ज़्यादा और ज़्यादा, है कि नहीं। और जब ये ज़्यादा और ज़्यादा ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करने से ये जो पार्टिकल्स है गैस पार्टिकल्स, ये किसके सरफेस में क्लोज आएंगे, सॉल्वेंट के, ठीक है ना। तो मोर एंड मोर पार्टिकल्स विल डिजोल्व। बात समझ में आई, दिस इज सिंपल। तो दैट्स वाई वी से कि जितना तो प्रेशर किस में इंक्रीज कर रहा था सर, इसमें हमने प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, है कि नहीं। तो जब इसमें प्रेशर इंक्रीज कर रहा था तो हमने ये देखा जो मोर एंड मोर पार्टिकल्स इस सरफेस पे लिक्विड से कॉलम पे आ गए थे, तो अब क्या होगा, अब मोर एंड मोर विल डिजोल्व, ठीक है। तो इस सेटअप को, इस चीज़ को, इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक आदमजात पढ़ रहा था, एक बंदा पढ़ रहा था, तो उसका नाम क्या था, वेरी गुड, तो सब फैमिलियर अबाउट दैट नेम, दैट वाज कॉल्ड विलियम हेनरी। तो उसका नाम था विलियम हेनरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, विलियम हेनरी, HENERY, ठीक है ना, हेनरी। नाउ विलियम हेनरी क्या बता रहा है, अब इसने भी तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमें समझाया, ठीक है। विलियम हेनरी के हिसाब से इसने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जहाँ आप कैलकुलेशन यूज बात करें, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव, चलो ठीक है। इसने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी, बट किस किस के दरमियान विलियम हेनरी ने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी, वेरी गुड, इसने दी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये सॉल्युबिलिटी है ही साथ साथ में, इसने दी क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वर्सेस किसके दरमियान, एंड भी लिख सकते हो, एंड प्रेशर ऑफ गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है जी। तो इसने एक रिलेशनशिप हमें दी, और किस किस के दरमियान रिलेशनशिप समझाई सर, इसने रिलेशनशिप दी वर्सेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस। तो फ्रॉम दैट कि इसने जो एक रिलेशनशिप दी, इसने एक लॉ दिया, दैट्स वी फेमस लॉ दैट्स कॉल्ड हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है ना, हेनरी लॉ। अब बताओ हेनरी लॉ क्या हो सकता है। हेनरी ने, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, हेनरी लॉ क्या है। इसने बोला कि जब आप कितना मास ऑफ गैस, अब सुनो ये सिंपल लॉ है, ठीक है ना, कितना मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप लोगे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अब ऐसे लिख सकते हो मास ऑफ गैस डिजोल्व,
कितना मास ऑफ गैस डिजोल्व होगा, मास ऑफ गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हम पर यूनिट की बात करेंगे, ठीक है ना। आप इस सॉल्वेंट में कोई पर यूनिट वॉल्यूम खींचो इतने, क्योंकि सारे सॉल्वेंट की तो बात नहीं करेंगे, हम इसके अंदर बात करेंगे। फिर जब एक यूनिट का पता होगा तो सारे सॉल्वेंट का खुद ही पता चलेगा, क्योंकि पर यूनिट से हम पढ़ेंगे। हर चीज़ फिजिक्स में भी पर यूनिट से पढ़ी जाती है। नाउ कितना मास ऑफ गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो वो किसके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। अब देखो कितना सिंपल है ये लॉ, प्रेशर ऑफ गैस। इसका क्या मतलब है सर जी? इसका ये मतलब है, देखो अगर हम शॉर्ट तरीके से समझे, इसका जो ये स्टेटमेंट था हेनरी का, हेनरी ने सीधे बोला आप कितना मास ऑफ गैस डिजोल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर। चलो अगर पर यूनिट आप छोड़ोगे भी वॉल्यूम कोई नहीं, कितना मास ऑफ गैस डिजोल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना। जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे। इसका क्या मतलब है? कम प्रेशर रखोगे कम गैस डिजोल्व होगा, ज़्यादा प्रेशर रखोगे ज़्यादा गैस डिजोल्व होगा, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम से खींचा है, ठीक है। तो देयरफॉर मैं एक छोटा सा यहाँ पे मैथमेटिकली बना सकता हूँ एक डिराइव, तो हेनरी लॉ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसने क्या बोला कि मास ऑफ ए गैस, तो दिस इज m इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द p, है कि नहीं। दिस इज मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द p प्रेशर। जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना मास ऑफ गैस ज़्यादा डिजोल्व होगा, अमाउंट उतना ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसको चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटा के m इज इक्वल टू, इसके पर मैं लगा सकता हूँ की p, ठीक है जी। m इज इक्वल टू की पी। नो दिस इज हेनरीज कांस्टेंट, कि यहाँ पे क्या है जी? हेनरीज कांस्टेंट। अब जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात दो। हेनरी लॉ सबको समझ में आया? वेरी गुड। कितना मास ऑफ गैस डिजोल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना, सोल्यूशन के अंदर, वो डिपेंड करेगा प्रेशर के अंदर, ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। इसी के पीरियड में जब ये काम कर रहा था, कौन सा हेनरी बंदा काम कर रहा था, इसी के पैरेलल में कंटेम्परेरी जिसको बोलते हैं, इसी के एक और बंदा था, दैट वाज कॉल्ड डाल्टन। वेरी इंपॉर्टेंट। डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन ने बोला कि सॉल्युबिलिटी, इसने क्या बोला था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। इसने इतना ही बोला कि जो सॉल्युबिलिटी, ये भी यही बात बता के गया कि जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है ना, इज डिपेंड्स अपॉन, किस में डिपेंड करना है? डिपेंड्स अपॉन, इसने एक टर्म यूज़ की, डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर। किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बस स्टेटमेंट सेम है, बस थोड़ा समझने में आप थोड़ा सा रख लो ध्यान यहाँ पे, बस ये इसका था। इसने यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस बोला था, इसने बोला था पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? फॉर एग्जांपल आप दो गैसेस ले रहे हो ऊपर, आपको डिजोल्व करना है, ए गैस बी गैस, और ए और बी में अगर हमें बी गैस का निकालना होगा प्रेशर, तो बी वहाँ पे हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। व्हाट इन अदर सेंस? पार्शियल मीन्स इसका होता है इंडिविजुअल प्रेशर, ए का कितना प्रेशर है, बी का, अगर हम दोनों का लेते तो उसको बोल रहे टोटल प्रेशर। बस इसने बोला कि पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करें, क्योंकि हर एक गैस अलग अलग सॉल्युबल होगा, है कि नहीं, आधा कम भी होगा अगर ज़्यादा भी होगा। बस इसने प्रेशर ऑफ गैस के बदले बताया, अपने जो ये पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, इसने बोला इट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, हेनरी लॉ को हम अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट था, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। क्या हम एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं? हाँ, बट स्टेटमेंट दूसरा लिखने से पहले जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब, हाँ, कितना जो गैस होगा इसके अंदर वो कितना डिजोल्व हुआ होगा। अगर हम एक काम करेंगे, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लेंगे, अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लेंगे, मोल फ्रैक्शन एज ए क्या लेंगे? मोल फ्रैक्शन एज ए मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, एज अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म मैंने आपको तो पढ़ा दिए, है कि नहीं। हम कंसंट्रेशन टर्म से क्या निकालते हैं? कंसंट्रेशन, मतलब हम ये निकालते हैं इसके अंदर इतना अमाउंट कितना प्रेजेंट है कि नहीं। अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी हम लेंगे किन के टर्म में? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मतलब इसके अंदर कितना गैस सॉल्युबल होगा वो हम मेजर करेंगे कौन से कंसंट्रेशन टर्म से? मोल फ्रैक्शन से, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, फिर थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, इसने ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ। नाउ लिसन, देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? दिस इज हियर द P इज डायरेक्टली प्रपोज टू द काई है ना, ये मोल फ्रैक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब
पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, अभी हम अल्टरनेटिव स्टेटमेंट की बात करूँ, दिस इज स्टेटमेंट नंबर सेकंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब जितना ऊपर पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, जितना ऊपर क्या होगा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मीन्स हर एक प्रेशर का गैस का इंडिविजुअल प्रेशर, जितना ऊपर क्या होगा पार्शियल प्रेशर होगा, शाबाश, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, जितना ऊपर पार्शियल प्रेशर का होगा गैस के उतने वेपर्स में जितना पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही क्या हम बोलेंगे, उतना ही हम वेरी गुड, क्या आपको तो पता होना चाहिए, इतना ही मोल्स ऑफ नंबर इसके अंदर डिजोल्व होंगे। नहीं आया समझ में? फिर से समझा रहा हूँ, ये बात समझ में आई? एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब यहाँ पे जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतने ही क्या मास ऑफ गैस डिजोल्व होगा। ये भी तो वही है, जितना पार्शियल प्रेशर ऊपर होगा, प्रेशर ऑफ गैस जितना ऊपर होगा, ठीक है, उतनी ही सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है जितना ऊपर प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर उतनी ही सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी को हम मेजर करते हैं मोल फ्रैक्शन, मीन्स इतने ही नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जितने मोल फ्रैक्शन इसके अंदर होंगे, है कि नहीं, उतने ही ऊपर वेपर पार्शियल प्रेशर उस गैस का प्रेजेंट हुआ होगा। दैट इज सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है जी, अब हम हटाएंगे इसको, कांस्टेंट लगाएंगे। नाउ सी हियर, पहले एक और अल्टरनेटिव स्टेटमेंट में लिखता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, बहुत सिंपल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2 एंड दिस इज आल्सो ए अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। बात समझ में आई? तो जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था, जो मैं स्टेटमेंट के बाद मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ, काई मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है कि नहीं? अब बताओ, दिस इज हियर द मोल फ्रैक्शन, लिसन, उसके बाद इक्वल्स टू, बताओ यहाँ पे क्या लगाना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सर, के एंड पी। ओके, शाबाश। अब बताओ अब क्या करूँ? वेरी गुड। अब आप थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे यूज़ करूँगा। दिस इज हियर द काई, यस सर। अब एक काम करते हैं, चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, चलो दिस इज पी अपनी जगह, इक्वल्स टू, बताओ इस के को यहाँ के साइड शिफ्ट करो, दिस इज 1 डिवाइड बाई के, क्योंकि ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा, 1 डिवाइड बाई के, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा आपका मोल फ्रैक्शन का है। ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इक्वल्स टू 1/k के बदले में लिखता हूँ KH, ये यहाँ पे x आएगा। नो दिस इज द अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द हेनरीज लॉ। क्या है? P इज इक्वल टू KH इंटू काई, इट इज मोल फ्रैक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने क्या करा है, सिंपल, दिस इज बाय स्टेटमेंट, P आर काई, ऐसे लिखो काई, यहाँ ये वाला लिखो P पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे काई इक्वल्स टू, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाया, दिस इज काई के पी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो P अपनी जगह और K को यहाँ पे शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई था 1/k और काई अपनी जगह, ठीक, और 1/k KH, तो आप लिख सकते हो बिकॉज 1/k मैंने रखा था KH, एंड दिस इज कॉल्ड हेनरीज, KH इज हेनरीज कांस्टेंट। इसको लिखना KH इज हेनरीज कांस्टेंट, ऐसी हेनरीज कांस्टेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जस्ट नोट फास्ट, उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ आप किसी के लिए भी ग्राफ भी बना सकते हो। देखो ग्राफ कैसे आता है, नाउ सी हियर, ग्राफ कैसे आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको ग्राफ बना के दूं, ग्राफ इस इक्वेशन से, ठीक है ना, अब देखो इक्वेशन क्या है, दिस इज P, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आ सकता है, P इज इक्वल टू KH, इसका स्लोप देखते हैं, KH मोल फ्रैक्शन, ये है ना, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब मुझे बताओ ये ग्राफ किसके बराबर आता है? ये आता है y इक्वल्स टू mx के बराबर, और आपको पता है जब y इक्वल टू mx होता है तब वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, शाबाश। इसका मतलब करना क्या है, लिसन,
नाउ इसका मतलब ये जो प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर, ये वाई एक्सिस पे लेना है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे पार्शियल प्रेशर लेना है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे ये लेना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लूँगा मोल फ्रैक्शन, और एम क्या होता है, स्लोप, और वाई इक्वल एम एक्स का स्ट्रेट, तो इसका ग्राफ आएगा सीधे स्ट्रेट, तो इसका स्लोप क्या निकला, के एच। या आप किसी के लिए गैस भी ले सकते हो, लाइक एच सी एल गैस के लिए ले सकते हो, ठीक है ना, ये ग्राफ एच सी एल के लिए ले सकते हो। तो इसका क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है जी, शाबाश। इस इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस इक्वेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, अब मैं समझाऊंगा आपको एक इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, आप मुझे बताओ ये क्या है, इज अ स्टेटमेंट ऑफ द हेनरीज लॉ, मीन्स ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिसन केयरफुली, ये मैं काई अपनी जगह रखूंगा, ये काई इक्वल्स टू, देखो मैं समझाऊंगा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, काई इक्वल्स टू, ठीक है, अपनी जगह मैंने रखा। मुझे बताओ के एच है ना, ये मल्टीप्लाई था, अगर यहाँ की तरफ शिफ्ट करें तो सर ये बनेगा 1/kh। यस सर, ये बन गया आपका 1/kh। यस सर, और यहाँ पे जब आपने शिफ्ट किया, साथ क्या है, साथ यहाँ पे है P, मीन्स प्रेशर। अब बोलो ये इक्वेशन आई पहले समझ में, मुझे ये दिखाना है, इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, नाउ ये काई इक्वल्स टू 1/kh, फिर से बता रहा हूँ, काई मैंने अपनी जगह रखा, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई था, यहाँ शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा 1/kh, और यहाँ पे मल्टीप्लाई प्रेशर। अब इसका क्या मतलब है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपनी एनसीईआरटी ज़रा खोलो, वहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगा, वहाँ पे आपको एक टेबल सा मिलेगा। ठीक है, मैं सारे यहाँ पे नहीं लूँगा, मैं कुछ कुछ लूँगा। ठीक है जी, नो, यहाँ पे मैं लूँगा एलिमेंट कौन सा दिया है, यहाँ मैं ऐसे, एलिमेंट मीन्स गैस, गैस कौन सा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लूँगा टेम्परेचर। ठीक है जी, और यहाँ से मैं लूँगा इसका KH वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंटल सारा है, बस मैं समझाने की कोशिश करूँगा क्या क्या दिया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले ऑक्सीजन गैस में लूँगा O2, उसके बाद अगेन O2, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो आप देख लेना, आप टेबल बड़ा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप ऑक्सीजन गैस को टेम्परेचर दोगे, लिसन केयरफुली, आप इसका टेम्परेचर रखते हो पहले 293, मान लीजिए 293 रखा है, या 292 या 293 रखा है। ठीक है, तो उस टाइम इसका आप वैल्यू चेक कर सकते हो, दिस इज 34.86 इसका वैल्यू आता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे KH का वैल्यू। अब उसके बाद अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सर 303 टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, पहले कितना आया था वैल्यू 34.86, ठीक है, अब आएगा 46.86 या 82 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये दो गैस, अब नाइट्रोजन का भी अगर आप 293 पे देखोगे, 293 पे ये आता है 76.48। ये एक्सपेरिमेंट, वैल्यू याद नहीं करना है, बस कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब अगर मैं इसका वैल्यू चेंज करूं, टेम्परेचर चेंज करूं, किसका, नाइट्रोजन, इसका भी रखूं, इंक्रीज करूं 303, तो इसका आएगा 88.98 या 89। तो ये आप ज़रा देखो, अपने एनसीईआरटी भी खोलो और चेक कर लो, मतलब क्या हो रहा है। जब आप ऑक्सीजन का, इसका इस टेबल से मुझे ये मतलब आता है, जब आप किसी भी, देखो मैंने पहले मैं ऑक्सीजन की बात करूँगा, जब हम ऑक्सीजन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देखो आपने टेम्परेचर 293 इतना बढ़ा है, देखो ये इंक्रीज हो रहा है। यस सर, KH वैल्यू टेम्परेचर से इंक्रीज हो रहा है। यस सर, अब आप ज़रा देखो, ये गैस भी चेक करो, नाइट्रोजन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो और सेम इन केस ऑल्सो, सिमिलरली नाइट्रोजन का भी यही हो रहा है। इसका मतलब जब आप क्या बढ़ा रहे हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो KH का भी वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में आई। तो अभी मैं पूछूंगा KH वैल्यू क्यों बढ़ेगा, आप बोलोगे सर टेम्परेचर की वजह से। जब आप गैस सोल्यूशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे, उससे KH भी वैल्यू, देखो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। ठीक है, अब आप ज़रा इधर समझो, पहले समझो, अगर आप KH का वैल्यू बढ़ाओगे, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये इनवर्स रिलेशन है ना, वेरी गुड। तो अगर आप KH का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन घटेगा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि जब आप KH का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, मोल फ्रैक्शन क्या लिया था, मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी लिया था कि नहीं। इन अदर वर्ड्स, अगर KH का वैल्यू ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन कम, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर KH का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, मीन सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है जी, अगर आपको आप सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रखनी है, तो KH आपको कम करना पड़ेगा, और इसका मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमने सॉल्युबिलिटी मेजर लिया है, हम सॉल्युबिलिटी इससे मेजर करते हैं।
यहाँ पे लिया था, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, मुझे पता था कि के एच का वैल्यू कब इंक्रीज होता है, शाबाश, के एच, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो कि नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, के एच देखो, ये टेबल से देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से के एच का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वही नो, अगर आप के एच का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप के एच का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज, एज यू नो इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब जो आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी होगी, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज वैल्यू है ना के एच का, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। बात समझ में आ रही है। तो अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। आपको पता है, अगर ये आपको समझ में आता है तो इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात बता रहा हूँ, जो आपकी एक्वेटिक लाइफ होती है ना, नाउ एक्वेटिक लाइफ इज, पहले सुनो मैं क्या लिखूँ, एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, इन कोल्ड वाटर than in warm water, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखो ना, जो मैं यहाँ से एन सर्कल बॉक्स में कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको ऊपर का एरिया आपको समझ में आता होगा, एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, इसका मतलब एक्वेटिक लाइफ कहाँ पे कंफर्टेबल होती है सर वो कंफर्टेबल होती है किसके पानी में, बहुत कोल्ड पानी के अंदर, एज कम्पेयर टू द वार्म वाटर। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर मैं मेरी बात पहले समझ लो, वार्म वाटर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, या सर आराम से समझो, वार्म वाटर के अंदर का मतलब होता है टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि नहीं, इसका मतलब के एच वैल्यू ज़्यादा होगा, और सर अगर के एच का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। दैट्स वाई कि वो जो एक्वेटिक लाइफ होगी ना, उसमें के एच बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होगी, मीन्स उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होगी, है कि नहीं। दैट्स वाई वो फील कंफर्टेबल नहीं करेंगे किसके अंदर, कंफर्ट किसके अंदर, वार्म वाटर के अंदर। अब समझो, अगर कोल्ड वाटर ले जाए, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम, अगर टेम्परेचर कम है तो के एच वैल्यू भी कम, और अगर के एच वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू इनवर्स में ज़्यादा होगा, है कि नहीं, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। दैट्स वाई इन केस ऑफ समर्स, जब आप समर्स में देखते हो, जो फिश होती है, एक्वेटिक लाइफ फिश होती है, वो समर्स में बाहर आती है, क्यों, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होती है, और विंटर्स में वो पानी के अंदर होता है, ठीक है। तो दिस वाज मोस्ट अमेजिंग फैक्ट जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको ये हैंड्रिला समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी भी साथ साथ रख लो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे और इवन बोर्ड में भी सॉल्व होंगे, और जहाँ आपको समझ में नहीं आया बिल्कुल डाउट, और 2-3 बार फिर से जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ पे वीडियो को पॉज करें, फिर से रिपीट देखो, इंशाल्लाह आपका सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस हैंड्रिला की कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर करो और साथ साथ वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो, और नोट्स में आज पिन करूँगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।